केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है तुम लोगों को कौन सा है, सॉलिड का है, सॉलिड स्टेट का। तो पहले तो ये सॉलिड स्टेट में आने से पहले थोड़ा सा बेसिक चीजें बात कर लेते हैं, उसके बाद पहुंचते हैं। ठीक है, तो अब ये तो जानते ही होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो हमारा यूनिवर्स है, इसको बचपन से बताते बताते मैं भी परेशान हो गया। ठीक है, कि जो हमारा ब्रह्मांड है किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, बताओ। अंधु ठहरो भी बना दिए, बताओ अब तो बता दो। मैटर और एनर्जी। कौन सा वाला मैटर हुआ है? पदार्थ और ऊर्जा, है ना। बताओ जरा, पदार्थ और ऊर्जा किसे कहते हैं? पदार्थ मैटर किसको कहते हैं? डेफिनेशन बताओ। जिसके पास खुद का क्या हो, मास, और कुछ स्पेस क्या करता हो, ऑक्यूपाइड करता हो, कवर करता हो। मतलब इसके पास अपना खुद का क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, द्रव्यमान, और स्पेस क्या करे, ऑक्यूपाइड करे, यानी कि जगह क्या करता हो, घेरता। और कुछ बता सकते हो इसके बारे में, मैटर के बारे में? मैटर होता रहता है ना दिन भर। देखो जो पदार्थ होते हैं ना, इनको आप क्या कर सकते हो, छू सकते हो, देख भी सकते हो। मतलब जो मैटर होते हैं इनको आप क्या कर सकते हो, देख भी सकते हो और छू भी सकते हो। ठीक है ना, क्लियर। अपन इनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, फील भी कर सकते हो। ऐसा नहीं फील नहीं कर सकते यानी कि महसूस कर सकते हो। महसूस कैसे करोगे? ये देख देख के छुओगे तो फील नहीं होगा, आप बंद करके छूना फील हो जाएगा। कहाँ छू रहे हो? चलो एनर्जी का बताओ कि एनर्जी किसको कहते हैं? ऊर्जा से क्या समझ में आता है क्या एनर्जी? एनर्जी जो होता है ये क्या होता है, मतलब जैसे अपन को किसी भी काम को अगर करना हो तो किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ही ज़रूरत होती है ना। तो यानी कि किसी भी काम को करने के लिए जो हमारे पास जो क्षमता है, जो कैपेसिटी होती है, उसी को क्या कहते हैं? एनर्जी। ठीक है ना, यानी किसी भी कार्य को केवल हमारे ही बस के लिए नहीं है, कार्य मतलब कोई भी कर सकता है, मशीन भी कर सकता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा जो भी काम कर रहा होता है, तो उस काम को करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। ठीक है ना, क्लियर। तो जो भी किसी भी काम को करने के लिए जितनी क्षमता होती है, क्षमता यानी कि जो कैपेसिटी होती है, इसी को क्या बोलते हैं? एनर्जी। ठीक है ना। अब बाकी अगर देखा जाए, इसको बोले कि देख सकते हैं, छू सकते हैं कि नहीं, तो ये आप नहीं कर सकते, ना देख सकते हो ना ही छू सकते। अगर कोई बोले कि तुम्हारी क्षमता कोई देख सकता है कि नहीं देख सकता, एनर्जी जो है अगर बोला जाए कि जैसे मान लो मेरे अंदर कोई काम करने की क्षमता है, तो अगर उसको बोले कि सामने वाला बोले कि मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है, तो क्या सही है? नहीं ना। मतलब क्षमता वगैरह आप देख नहीं सकते हो कि देख के बता दोगे कि, मतलब एकदम वैल्यू, फिक्स वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है, ऐसा नहीं बता सकते ना। उसको आप देख सकते हो ना ही छू सकते हो, केवल क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। अब जैसे गर्माहट है, गर्माहट जो होती है तो वो भी एक प्रकार की एनर्जी होती है। ठीक है ना। अब अगर मान लो जैसे अब मान लो तवे है, अब उसको हम देख के बोलेंगे कि बताओ कितना गर्म है, तो बता लोगे? नहीं दिख रहा ना। अब ये छुआ देता समझ में आ रही कितना गर्म है। जो चीख निकलेगी ना, उससे मेजरमेंट कर सकते हो कि कितना गर्म है। ठीक है, यानी कि आप इसको देख नहीं सकते, ना ही इसको आप छू सकते हो, केवल क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। आप इसको करते रहना ठीक। चलो भाई बताओ, मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं और बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? है क्या ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया, गलना। अब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया? हाँ, वो है, ये टेम्परेचर है, दोनों क्या है, टेम्परेचर। ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट का मतलब क्या होता है, पिघलना। अब बॉयल का मतलब उबलना, है ना। यानी कि जिस टेम्परेचर पर, अब मेल्ट कौन होगा ये बताओ, मेल्ट किसको करते हैं, सॉलिड को। जिस टेम्परेचर पर कोई भी ठोस जो होता है वो क्या हो जाता है, पिघलता है। क्या होता है, पिघलता है, यानी मेल्ट होता है जिस टेम्परेचर पर, उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना। अब बॉयल की अगर बात करें, जैसे लिक्विड हो गया, उसको गर्म करते हैं तो वही ना उबलता है। सॉलिड को कभी उबाले हो, उसको तो भूंजे होगे, है ना। तो ये, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं, तो किसकी बात करते हैं, लिक्विड की अगर बात करते हैं, तो जिस टेम्परेचर पर कोई भी द्रव क्या होने लगता है, बॉयल होने लगता है, यानी उबलने लगता है। उबलने का मतलब क्या समझते हो, गैस में बदलने लगता है ना। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड क्या होने लगे, उबलने लगे, बॉयल होने लगे, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, इसी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से ही मैटर यानी जो पदार्थ होते हैं उनकी अवस्था यानी स्टेट को डिसाइड किया जाता है।
ठीक है ना। लेकिन उसका एक कंडीशन रहेगा, मतलब कि जो अपन लेते हैं कि मतलब जैसे टेम्परेचर होना चाहिए तो रूम टेम्परेचर पे बात करेंगे इसकी, ठीक है ना। और जो प्रेशर की बात करें तो कितना होना चाहिए, 1 atm। यहाँ पे भी प्रेशर 1 atm की ही, एक एटीएम टेम्परेचर पर, एक एटीएम प्रेशर पर जितने टेम्परेचर पर ये क्या हो जाने लगे, उबलने लग जाए, वो टेम्परेचर उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। 1 एटीएम प्रेशर पर जितने टेम्परेचर पर ये क्या हो जाए, पिघल जाए कोई सॉलिड, उसको क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, एमपी मध्य प्रदेश, बिहार प्रदेश, जो भी है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चले आगे बढ़े। चलो, अब किसी भी पदार्थ यानी मैटर की अवस्था अपन को बताना है कि कौन ठोस अवस्था में है, कौन द्रव अवस्था में, कौन गैस अवस्था में, तो अपन देख के तो वैसे भी समझ जाते हैं, लेकिन अगर उसको डिफाइन करना, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट को अगर परिभाषित करना तो कैसे परिभाषित करेंगे कि कौन सॉलिड स्टेट में, कौन लिक्विड और कौन गैस स्टेट में। तो इसको कैसे डिसाइड करते हैं, तो इसको बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट से डिसाइड करते हैं। हमारे सामने का जो इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में अपन रह रहे हैं, इस इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर लिया जाता है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर माना जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 25 से 30 के बीच का माना जाता है, क्लियर। और जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायुमंडल का हम लोगों के ऊपर या जितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है उनके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, तो 1 atm का, एक वायुमंडलीय दाब का। तो ये कंडीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी मैटर के स्टेट को डिसाइड करने के लिए। इसी कंडीशन पर अपन क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना। तब ये बताओ, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई मैटर है, ठीक है ना। अब इसका यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, और जो प्रेशर है वो कितना है, 180। अब ये बताओ, इस टेम्परेचर पर इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए जिससे कि ये इसी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में रहे। मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी एक प्रकार का टेम्परेचर ही है। और अभी यहाँ का टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस ऐसा समथिंग लेके चलो, ठीक है ना। तो इस मैटर का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताओ, यानी रूम टेम्परेचर से कंपैरिजन करो कि क्या होना चाहिए रूम टेम्परेचर से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ज़्यादा या कम, जिससे ये सॉलिड स्टेट में आए। ये तो है एग्जाम्पल ले क्या चल रहे हैं इसको, मतलब ये कोई मैटर है, अब इसको सॉलिड स्टेट में रहना है, इस कंडीशन में जितना जो कंडीशन अभी यहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर है, उस टेम्परेचर और प्रेशर में अगर इस मैटर को सॉलिड स्टेट में रहना है तो इस टेम्परेचर के हिसाब से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, ज़्यादा या कम। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो इसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम हुआ तो क्या होगा। अगर इस मैटर का रूम टेम्परेचर जो, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से, यानी कि गलनांक जो है वो इसके कमरे के ताप से क्या है, कम है, तो क्या होगा, इसका पिघल जाएगा ना। और अगर बॉइलिंग पॉइंट इसका रूम टेम्परेचर से कम हुआ तो यानी गैस बन के निकल लेगा। कुछ समझ में आया क्या बोल रहा हूँ भाई। रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, क्या बोला मैंने, रूम टेम्परेचर कितना मान लेते हैं यहाँ पर, 25 डिग्री सेल्सियस है। अब कोई अपने पास मैटर है, ठीक है ना। अब इस मैटर का मैंने बोला कि अगर मान लो इस मैटर का मेल्टिंग पॉइंट मान लो इससे मैंने बोला कम है, 25 डिग्री से कम, तो अगर जैसे मान लो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, तो रूम टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेल्सियस है। अब इस मैटर को इस रूम टेम्परेचर में लाओगे तो इसका टेम्परेचर जैसे ही 20 डिग्री सेल्सियस में पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा, पिघल ना जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इन्वायरमेंट का कितना है। अब जैसे मान लो इसको कहीं रखे हो, इस मैटर को कहीं रखे हो सॉलिड स्टेट में, ऐसे मान लो जिसका टेम्परेचर काफ़ी कम है, मान लो माइनस में है और ये सॉलिड में है, ठीक है ना। जैसे इसको आप रूम टेम्परेचर में निकाल के लाओगे तो इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ते बढ़ते जैसे ही 20 डिग्री सेल्सियस में इसका और जाएगा कहाँ तक, क्योंकि रूम का टेम्परेचर कितना है, तो इसका टेम्परेचर 0, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस में है ये अभी। अब जैसे इसको बाहर लाओगे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अब बढ़ के टेम्परेचर कहाँ तक जाएगा, लेकिन जैसे ही 20 में पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, मेल्ट ना हो जाएगा। और रूम टेम्परेचर आने तक में तो ये पूरा का पूरा पिघल जाएगा, सॉलिड में रहेगा ही नहीं ये। कुछ आया समझ में। और अगर मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसे ही कुछ हुआ, मान लो कि 22 डिग्री सेल्सियस, अब रूम टेम्परेचर जैसे इसको बाहर लाए रूम के टेम्परेचर पर, तो इसका टेम्परेचर बढ़ना चालू हुआ और टेम्परेचर कहाँ तक जाएगा, 25 तक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि रूम का टेम्परेचर ही 25 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ तक इसका टेम्परेचर बढ़ के पहुँचेगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले ही क्या हो जाएगा भाई, जैसे ही 20 में पहुँचा पिघलना चालू हो गया, अब 22 में पहुँचा तो बॉयल होके वो गैस बन के निकलना चालू कर दिया, यानी 25 डिग्री सेल्सियस तक आने में ये सॉलिड स्टेट में रहेगा ही नहीं। कुछ आया समझ में क्या समझा रहा हूँ। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी मैटर को सॉलिड स्टेट में अगर क्या है, रहना है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही क्या होना चाहिए, रूम टेम्परेचर से
ज़्यादा होना चाहिए। अब मान लो इसका टेम्परेचर, अब जैसे मैंने बोला कि अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस। अब रूम का टेम्परेचर है 25। अब तुम इसको बाहर लेके आए और इसका टेम्परेचर मैक्सिमम जैसे बढ़ा तो कहाँ तक बढ़ के आया, 25 तक। लेकिन इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग 25 से आगे है, तो जब तक इसका टेम्परेचर 25 से आगे नहीं बढ़ेगा तब तक ये ना तो पिघलेगा, ना ही बॉयल होगा, ना ही गैस बन के जाएगा। तो सॉलिड स्टेट में ये मिल जाएगा आपको रूम टेम्परेचर पे कि नहीं। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। यानी कि अगर किसी भी मैटर को सॉलिड स्टेट में रहना है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो अब डेफिनेशन बनाओगे तो क्या बनाओगे, हम ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कौन सा, रूम टेम्परेचर वाला, और यहाँ का प्रेशर कितना है 1 atm। तो ये दोनों कंडीशन पे अप्लाई करते हुए बोल रहे हैं, ठीक है ना, कि यदि किसी मैटर का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो, कहाँ का, एक वायुमंडलीय दाब पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना 1 atm का, तो एक वायुमंडलीय दाब में अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से क्या है, ज़्यादा है, तो हम उस पदार्थ को सॉलिड स्टेट में बोलेंगे कि वो कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था में। आई बात समझ में, क्लियर। अब जरा बताओ, अगर किसी भी मैटर को क्या होना है, द्रव अवस्था में लाना है, तो अब बताओ क्या होना चाहिए, इन दोनों का रोल समझाओ, क्या होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए, हाँ, और मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। क्यों, तभी ना पिघलेगा सर। वो तो ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा क्यों होना चाहिए, क्योंकि भाप बन के उड़ जाएगा अगर रूम टेम्परेचर से कम हाँ, होगा तो। मैटर को मुझे अगर लिक्विड स्टेट में चाहिए, तो जैसे ये मैटर है, अभी इसको मुझे इसमें जैसे जो मेन नॉर्मल स्टेट है, नॉर्मल स्टेट यानी रूम टेम्परेचर पर, इसको किस में चाहिए, अपने को लिक्विड स्टेट में चाहिए। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, कम, ताकि जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़े, और टेम्परेचर कहाँ तक जाएगा, रूम टेम्परेचर तक, लेकिन जैसे यही बोला ना, अगर 20 डिग्री सेल्सियस में पहुंचा जैसे ही, तो वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में। लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर मान लेते हैं 25 से ज़्यादा है, 30 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर अभी 30 डिग्री सेल्सियस में पहुंचा ही नहीं है, कहाँ तक है, 25 तक ही गया है, तो 25 तक के अंदर में अपन को ये मैटर किस स्टेट में मिलेगा, लिक्विड स्टेट में। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा ही रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए रूम टेम्परेचर। अगर बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम हुआ तो वो लिक्विड नहीं, सीधे कहाँ चला जाएगा, भाप बन के वो निकल ले, ठीक है, समझ गए। यानी कि लिक्विड के लिए क्या कंडीशन है कि बॉइलिंग पॉइंट तो रूम टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, कम। आई बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत। सारी बातें रूम टेम्परेचर पर ही हो रही है, नॉर्मल जो टेम्परेचर अपने इन्वायरमेंट का है वहाँ पे बात हो रही है, स्टेट यहीं से डिसाइड की जाती है, ठीक है ना। अलग अलग जगह का टेम्परेचर अलग अलग होता है। अब जैसे यहाँ का रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, अब जैसे मान लो कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लो कोई बहुत गर्म स्टेट है, तो वहाँ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है ऐसा मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है, तो अब वहाँ जितने भी पदार्थ की अवस्थाएं बताई जाएंगी स्टेट, वो कहाँ से मान के बताई जाएंगी, 40 डिग्री सेल्सियस से, कि 40 डिग्री उसका नॉर्मल टेम्परेचर माना जाएगा। अब यहाँ से डिसाइड किया जाएगा कि इसके नीचे किसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है, या ज़्यादा किसका है, उसके हिसाब से वो कौन सी अवस्था में रहेगा। आई बात समझ में। तो ये रूम टेम्परेचर अलग अलग जगह का चेंज हो सकता है, पर अभी अपन अपने जगह की बात करें तो अपना क्या है 25 डिग्री सेल्सियस। तो एग्जैक्टली अपन लोग टेम्परेचर अभी बात करके चल रहे हैं, इसलिए इसमें ये नहीं बोला जाता कि रूम टेम्परेचर इतना ही होगा, ये अपने जगह की बात है। अलग जगह की अगर बात करेंगे तो ये दूसरा चेंज हो सकता है, तो इसलिए खाली परिभाषा में खाली यही बस बोला जाता है, रूम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर से अगर ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हुआ, तो जब रूम टेम्परेचर से ज़्यादा जाएगा तब वो गैस में जाएगा, तो वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। और रूम टेम्परेचर से कम मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, तो जैसे रूम टेम्परेचर पर पहुँचेगा तो उससे पहले कहाँ से होकर जाएगा, वो मेल्टिंग पॉइंट से, यानी कि वो पहले पिघल जाएगा, समझ गए, ठीक है। अब गैस के लिए अगर बात करें तो दोनों क्या होने चाहिए, ज़्यादा, दोनों ज़्यादा रूम टेम्परेचर से। हाँ मतलब क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, कम, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर उसका बढ़ेगा किसी भी मैटर का, तो जब रूम टेम्परेचर से कम रहेगा टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट, तो पहले बॉइलिंग पॉइंट से होकर जाएगा टेम्परेचर, फिर रूम टेम्परेचर में पहुंचेगा। तो जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचा तो वो क्या हो जाएगा, भाप बन जाएगा, बॉयल होकर निकल लेगा, तो वो अपन को वो मैटर किस स्टेट में मिलेगा, रूम टेम्परेचर में, गैस स्टेट में मिलेगा, समझ गए। तो बेसिक डेफिनेशन क्लियर हुआ कि सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट कैसे बताया जाएगा, ठीक है। ये चलो अगर इनके बीच का डिफरेंस की बात करें, तो डिफरेंस वैसे टेम्परेचर वगैरह के, अगर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो डेफिनेशन बनाए उसी के बेस पे बना लो, है ना। पहला डिफरेंस अपन क्या बना लेते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही रूम टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसकी बात करें द्रव में, अगर बात करें लिक्विड में, तो बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, कम, और उसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी ये बताओ, इंटरएक्शन फोर्स के बेस पे, किसके बेस पे, ये पहला वाला जो पॉइंट आप बनाए हो वो किसके बेस पे बनाए हो, टेम्परेचर के बेस पे, ठीक है।
अब दूसरा अपना बनाओ इंटरएक्शन फोर्स के बेस पे। हाँ सॉलिड पार्टिकल से आसपास होता है इसलिए इंटरएक्शन फोर्स तो पार्टिकल का मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन इंटरएक्शन फोर्स जो होता है यानी कि जो भी मैटर है जिस भी स्टेट में है उनके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता हाँ तो सॉलिड ज्यादा होता है सॉलिड सबसे ज्यादा है ना, सबसे कम, यानी कि इसमें क्या रहता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसमें लिक्विड सॉलिड से क्या होता है कम होता और है, इसमें सबसे कम इसमें सबसे कम होता है। एक पॉइंट को एक लाइन से जोड़ते जाना तो समझ में आएगा, ठीक है ना। इंटरएक्शन फोर्स क्लियर ना, पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। तो सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। लिक्विड स्टेट में है तो उनके पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सॉलिड से कम और गैस में इन सभी से कम होता है, ठीक है ना। तभी सर इंटरएक्शन फोर्स के हिसाब से अब अगर बात करें पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस की, ठीक है ना, पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस यानी कि दूरी की बात करें, तो सॉलिड सबसे कम लिक्विड में थोड़ी सी ज्यादा सबसे है ज्यादा ना। इसमें क्या होता है जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है सबसे कम होती है। फिर जैसे जैसे इंटरएक्शन फोर्स कम होता जाता है तो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होने लगता है, दूरी के हिसाब से आप इसकी डेंसिटी क्या कर सकते हो बता सकते हो, जिसकी जिन जिन मैटर के पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जितना कम होता है उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो सॉलिड की डेंसिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड की सॉलिड से कम और गैस की सबसे कम, ठीक है। चलो अच्छा, जैसे किसी को अपन कंप्रेस करते हैं, ठीक है ना, कंप्रेसिबिलिटी क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड्यता। तो इसके आधार पे बताओ कि नहीं कर सकता किस स्टेट को आप कंप्रेस कर सकते हो और किसको नहीं कर सकते, सॉलिड नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच की गैपिंग जो है वो बहुत कम है लगभग ना के बराबर होती नहीं, क्योंकि आप उसी मैटर को क्या कर सकते हो कंप्रेस कर सकते हो जिसके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी बहुत भी अगर गैसिंग है तब। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं जिस मैटर के पार्टिकल हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो लगभग ना के बराबर होता है, मतलब एकदम जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से। तो उसको कंप्रेस करना जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है, मतलब वो कंप्रेस हो ही नहीं पाते। अब जैसे पत्थर की बात करो, पत्थर को बोले कि उसको कंप्रेस करके एकदम चिपका दो तो ऐसा हो पाएगा क्या, ठीक है। यानी कि ये जो होते हैं ये मतलब होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं, बहुत कम क्या ना के बराबर, मतलब अपन इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। द्रव की अगर बात करें लिक्विड की, कर सकते हैं इसको भी नहीं कर सकते, इसमें भी लगभग ना के बराबर ही होता है, ठीक है ना। इसमें भी पार्टिकल्स के बीच की गैसिंग जो होती है बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये भी मतलब ये बोल सकते सॉलिड के कंपैरिजन में अगर बोले तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है, बट ये भी लगभग ना के बराबर ही है। पर सॉलिड के कंपैरिजन में अगर बात करें थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड का कंप्रेसिबिलिटी होती है वो सॉलिड से थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है, बहुत बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड में भी नहीं होती है, ठीक है ना। और गैस की बात करें तो इसको तो इसकी बात करें ठीक है क्लियर। तो गैस में कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल पास पास में रहते ही नहीं, हमेशा दूर दूर भागते हैं, तो उनके बीच में काफ़ी गैपिंग आ जाती है, तो उनको आप कंप्रेस करके एक छोटे से स्पेस में भी क्या कर सकते हो ला सकते हो। मूवेबिलिटी के बेस पे अगर बात करें, है ना, मूवेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, मतलब कि गति के आधार पे, मोशन के आधार पे, कि सॉलिड लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल हैं तो उनके पार्टिकल में से किसमें मूवेबिलिटी ज़्यादा होती है किसमें कम होती है, सॉलिड में सबसे कम होती है ना। मतलब ये अपनी जगह पे मूव करने का मतलब समझ रहे हो, अपनी जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे जाना। मूवेबिलिटी का मतलब ये होता है अपनी जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे, मतलब समय के साथ उसकी स्थिति यानी पोजीशन में चेंजेस आना चाहिए, ठीक है ना। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके मोशन, उनका जो पोजीशन होता है वो समय के साथ चेंज नहीं होता है, मतलब अभी कहीं और है बाद में कहीं और हो जाए, ठीक है ना। इनके पार्टिकल का पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो मूवेबिलिटी होती है वो जो है लगभग ना के बराबर, लगभग ना के बराबर या होती नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा तरीका ये बोलते हैं कि उसके जो अब कोई भी पार्टिकल जो होता है वो हमेशा रेस्ट में नहीं रहता, एक जगह रहता ही नहीं है, वो अपनी जगह पे रह के वाइब्रेट करता है। क्या करता है, अपनी जगह पे रह के, मतलब पोजीशन ऐसा नहीं चेंज होगा कि अभी यहाँ पे वहाँ पहुँच जाए, वो अपनी जगह पे रहेगा वहीं पे, बस वहाँ पे थोड़ा सा बस में क्या करता रहेगा वाइब्रेट करता है। यानी इनके पार्टिकल जो होते हैं तो क्या करते हैं ये वाइब्रेशन करते हैं, ठीक है ना, ये कंपित होते रहते हैं, ठीक। लिक्विड के पार्टिकल की बात करें तो इससे, है ना, इससे थोड़ा नहीं काफ़ी है। सॉलिड का जो अगर लेते हैं तो सॉलिड को मान लो इसी की बात करते हैं
तो अच्छा, ये मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक ला दिया तो क्या इसके पार्टिकल मूव हो गए हैं? इनका इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला पार्टिकल यहाँ है तो इसको चाहे यहाँ ला लो तब भी अभी यहीं पे है ये, ठीक है ना। तो ये मूव नहीं हो रहा है, वो तो आप इस पूरे मैटर को मूव करा दे रहे हो। उस मैटर में जो पार्टिकल है बाकी के पार्टिकल के रिस्पेक्ट में क्या इस पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा ना। लेकिन वही अगर कोई लिक्विड ले लो और उसको लेके यहीं पे अड़ा दो, उड़ेल दो, तो जो पार्टिकल पहले जहाँ था अब वो पार्टिकल क्या हो चुके हैं? दूर हो चुके हैं। यानी कि उनमें मूवेबिलिटी का जो प्रॉपर्टी है वो है, ठीक है ना। यानी कि सॉलिड से ज़्यादा ही होती है इसकी। और गैस की बात करें तो सबसे ज़्यादा। ये तो दिन भर भागते रहते हैं, इनका तो कहाँ पे फुर्सत नहीं मिले। चलो भाई, मूवेबिलिटी का पकड़ लिया कि सॉलिड जो होते हैं उनके पार्टिकल में जो मोशन जो होता है वो बहुत कम होता है, लगभग ना के बराबर, अपनी जगह पे वाइब्रेट होते हैं। इनमें थोड़ा सा ज़्यादा, इसमें ज़्यादा होता है और गैस में सबसे ज़्यादा। तब मूवेबिलिटी से अगला प्रॉपर्टी आप काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताओ। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के बेस पे अगर बात की जाए तो किस स्टेट के पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी सबसे कम और सबसे ज़्यादा? सॉलिड के जो पार्टिकल हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं उनमें मोशन तो होता नहीं है। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कैसे आती है? जब कोई पार्टिकल मोशन में हो। तो जब इसके पार्टिकल मोशन में है ही नहीं तो इसका क्या है? सबसे कम। वाइब्रेशन के कारण थोड़ा बहुत आएगा पर सबसे कम। अब इसमें इससे मोशन ज़्यादा होता है तो सॉलिड से ज़्यादा रहेगा, और उसके तो दिन भर आवारा की तरह भागते रहते हैं, इनके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा होता है। पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, है ना। मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं? अपना एक स्ट्रक्चर बनाए रखने की क्षमता किसके पास सबसे ज़्यादा है? तो जो सॉलिड स्टेट में होते हैं मतलब वो अपना एक स्ट्रक्चर क्या करके रखे हैं? कंटिन्यू बना के रखे हुए। मतलब इनके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सबसे ज़्यादा है। इसके पास द्रव से, सॉरी सॉलिड से कम, इसका सबसे कम। ये एक जगह पे रुकता ही नहीं है, ठीक है। क्लियर? चलो अभी इसका शेप के बेस पे बताओ। शेप का मतलब क्या होता है? हाँ, आकृति, है ना। शेप का मतलब क्या हो गया? उसकी आकृति, आकार, साइज को बोलते हैं, ठीक है ना। शेप का मतलब हो गया कि उसकी आकृति कैसी है। तो जो सॉलिड होती है इसकी शेप कैसी रहती है? फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती है समय के साथ, है ना। जैसे ये मार्कर है तो आज इसका बेलन के टाइप में है, अब ऐसा नहीं है कि कल इसका मूड बना तो वो इस फेयर टाइप शेप में हो जाए, ठीक है। सॉलिड का शेप जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स। ये बिन पेंदी का है, इसको जिसके साथ रख दो उसी के साथ हो जाएगा, है ना। समझ गए? यानी कि इसका शेप जो है वो फिक्स नहीं रहता, ठीक है ना। क्यों नहीं रहता? क्यों क्यों ऐसा क्यों हो जाता है? हाँ, क्योंकि इनके पार्टिकल जो है वो क्या करते हैं? मूव करते हैं, ठीक है। जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो मूव नहीं करते, वो अपनी जगह पर फिक्स हैं। तो उसको तुम चाहे जहाँ भी रख दो, जिसके साथ भी रख दो, वो अपना शेप बना के रखा रहेगा। लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो एक जगह पे फिक्स नहीं रहते, वो मूव करते हैं। तो ये क्या होंगे? जिस बर्तन में इसको रख दोगे ये उसी बर्तन के शेप का आ जाएगा। मतलब इसका शेप जो है वो फिक्स नहीं होता। गैस का वो तो कसम खा के रखा है कि इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो हम रखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो गैस का भी फिक्स नहीं होता। वॉल्यूम की बात करो। वॉल्यूम यानी आयतन। जो सॉलिड होता है जब उसका शेप ही नहीं चेंज हो रहा तो सीधी सी बात है जितनी जगह वो घेर के रखता होगा उतना ही कंटिन्यू घेर के रखेगा, चेंज तो होगा नहीं। यानी कि इसका वॉल्यूम जो होता है वो भी क्या रहता है? फिक्स रहता है, ठीक है ना। लिक्विड की अच्छा, अभी मान लो इसमें 1 लीटर का पानी है, अब बाल्टी में डाल दूंगा तो लिक्विड का भी वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है, ठीक है। गैस का वॉल्यूम की अगर बात करें तो इसका भी फिक्स नहीं होता है। क्यों? देखो जैसे मान लो अपन यहाँ पे देखो, इसका तो मान लो जगह जैसा घेर के रखा हुआ है उसके हिसाब से है। ये है, मान लो इसके अंदर जितनी जगह है, इसको कहीं भी लेके ले जाओ, ये जहाँ भी रहेगा इतनी ही जगह ये घेरेगा जितना इसका साइज है। लिक्विड का वॉल्यूम उसके अमाउंट की बात की जाती है। 1 लीटर है, तब जैसे मान लो 1 लीटर है, अब इसको दूसरे बर्तन में डाल दोगे तो शेप जरूर चेंज हो जाएगा लेकिन पानी की मात्रा नहीं चेंज होगी। 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, यानी उसका वॉल्यूम क्या है? फिक्स। लेकिन अगर गैस के केस में बात की जाए तो गैस
कितनी एरिया में वो फैल जाता है उसके हिसाब से बात होती है। कितने जगह में वो फैल जा रहा है वो गैस, चाहे जितनी भी गैस की मात्रा ले रखे हो, उसको जिस बर्तन में रखोगे तो वो उसी बर्तन का पूरा एरिया क्या कर लेगा, वो कवर कर लेगा, पूरा स्पेस कवर कर लेगा। बॉटल में अगर मान लो जैसे ऑक्सीजन गैस लिए, ठीक है ना, अब उस ऑक्सीजन गैस को एक बॉटल में डालो, बंद कर दो, तो ये पूरे बॉटल में क्या रहेगा, घूमता फिरता रहेगा। तो अभी उसका वॉल्यूम उस बोतल के वॉल्यूम से आप बताओगे, लेकिन उसी ऑक्सीजन को आप यहाँ पे क्या कर दो, इस रूम में क्या कर दो, खोल दो, ये बॉटल खोल दो, तो ये पूरे रूम का स्पेस क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। मतलब अब ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर हो चुका है, तो इसका वॉल्यूम फिक्स है क्या। गैस का वॉल्यूम उसके कंटेनर, किस कंटेनर में रखे हो उससे दिया जाता है। तो कंटेनर चेंज करोगे तो सीधी सी बात है उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, मतलब ये फिक्स नहीं होता। क्लियर।